Hello students, good morning. Ravi Sharma. Welcome back to my channel. B.Ed फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या NEP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सामान्य परिचय। एन इंट्रोडक्शन टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हमारे देश का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत किसी भी नीति या पॉलिसी का निर्माण नहीं हो पाया है। परिणाम यह है कि सरकार बदलते ही नीति बदल जाती है, कार्यक्रम बदल जाते हैं, यानी कि पूरा जो कुछ भी तैयार किया जाता है कार्यक्रम सब कुछ बदल दिया जाता है। 1968 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी। उसका अमल होना भी शुरू हो गया था। कई प्रांतों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की गई थी। कई प्रांतों में अपने अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे। प्राय सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। परंतु 1977 यानी कि 1977 में केंद्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंद्र ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर डाली। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था या किया जा सका था कि 1981 यानी कि 1981 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया, जो कि बीच में बदला जाने लगा था। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके स्थान पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने आंदोलनकारी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और पुनर्गठन होना चाहिए। परंतु इस बार ना तो किसी आयोग का गठन किया गया और न ही किसी समिति का गठन किया गया। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य यानी कि चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 यानी कि 1983 में प्रकाशित की गई। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों को सम्यक विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुंचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू हो गई। सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए।
केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 यानी कि 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। उसका वर्णन इस प्रकार से है। इसके एक एक पार्ट करके हम देखेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पार्ट 1, 2 या फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से ये अंकित हैं। प्रथम भाग यानी कि पार्ट फर्स्ट, इसके अंतर्गत भूमिका है इंट्रोडक्शनरी में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सभी प्रांतों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देश में आवश्यकता अनुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। परंतु साथ ही ये भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, परंपरागत मूल्यों में ह्रास हुआ है और लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। ये भूमिका के अंतर्गत कहा गया है पार्ट 1 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे पार्ट 2 या फिर द्वितीय भाग, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। ये स्वीकार किया गया कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है। इससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। ये मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्य, स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तर निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि तीसरे भाग में या फिर पार्ट 3 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बनी या एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना यानी कि 10+2+3 लागू होनी चाहिए। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या और करिकुलम तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लेवलिंग यानी कि निश्चित होना चाहिए। जो भी न्यूनतम स्तर है वह निश्चित कर लेना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। पार्ट 4 अथवा चतुर्थ भाग में
समानता के लिए शिक्षा के विषय में बताया गया है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और सवर्णों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। अब हम देखेंगे पार्ट 5 और भाग 5, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, reorganization of education at different stages, early childhood care and education में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही ये घोषणा की गई कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। सिर्फ पार्ट अथवा भाग 6 या फिर 7 भाग में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के विषय में प्रकाश डाला गया है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के महत्व को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सामान्य परिचय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में कुछ भागों पर प्रकाश डाला है। 6 भागों पर हमने आज प्रकाश डाल लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7वें भाग से लेकर 14वें भाग तक प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।